नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल जैनी गमदिया गांव से। मेरी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एमए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस प्लस बीएड और मैं वर्तमान में हनुमानगढ़ के बेबी एपी मॉडर्न पीजी कॉलेज में इतिहास करवाता हूं। तो आज आपको मैं इतिहास करवाऊंगा। अपने बात करें इतिहास की तो अपने प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारत के इतिहास की बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है, यानी भारत का इतिहास है वो प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। तो अपने प्राचीन भारत के इतिहास की बात करेंगे, उसमें अपने जो टॉपिक है वो अपने करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, लेकिन अपने ये सिंधु घाटी सभ्यता करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ भी इतिहास क्या होता है, उनके जनक कौन कौन है। भारत के इतिहास के जनक कौन है, राजस्थान के कौन है और विश्व के इतिहास के जनक कौन है। तो अपने इतिहास की परिभाषा की बात करें तो अतीत काल की वे घटनाएं जो बीत चुकी है वर्तमान में हमारा इतिहास कहलाता है। यानी अपने साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि अब से पहले जितनी भी घटनाएं घटी है वो वर्तमान में हमारा इतिहास है। और अपने भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो भारत के इतिहास के जनक है, भारत के इतिहास के जनक है वो वेद व्यास जी है। कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिन्होंने महाभारत की रचना की। उसके बाद में अपने बात करें राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के इतिहास की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद में अपने बात करें विश्व के इतिहास की तो विश्व के इतिहास के जनक है हेरोडोट्स। कौन है? हेरोडोट्स। विश्व के इतिहास के जनक है हेरोडोट्स, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में 5वीं शताब्दी में भारत और फारस के मध्य हुए व्यापार का वर्णन किया गया। तो ये है इतिहास के जनक है। और अब अपने जो बात करेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। यानी इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया था, भारत के प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब प्राचीन भारत है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर प्रागैतिहासिक काल। 1 नंबर कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल है, इसमें क्या है भी किसी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, यानी सिर्फ पुरातात्विक सामग्री, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है, पुरातात्विक साक्ष्यों पर। यानी अपनी बात करें तो ये काल है पाषाण काल, अपने कह सकते हैं। कौन सा काल? पाषाण काल। उसके बाद में अपने 2 नंबर बात करें तो 2 नंबर है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। लेकिन लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली, लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली।
ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें अपने ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है, वो इसी में आती है आद्य ऐतिहासिक काल में। उसके बाद अपने 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में अपने आता है ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल। 3 नंबर आता है अपना ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं लेकिन लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। और ऐतिहासिक काल में क्या लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं और लिपि को पढ़ने में भी सफलता मिली है, यानी लिखित साक्ष्य मिलते हैं प्लस में लिपि को पढ़ने में भी सफलता मिली है। और इसके बाद में ये जो काल है वो अपने शुरू होता है महाजनपद से। इसमें ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लिपि को पढ़ने में भी सफलता मिली है और ये जो काल शुरू होता है वो महाजनपद से काल होता है। तो ये 3 अपने प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटे गए, इसके बारे में अपना चर्चा की है। अब अपने बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो अपने सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सभ्यता शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। ये जो सभ्यता शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ मैं दोस्तों आपको बताऊं कि सभ्यता शब्द का अर्थ होता है जैसे अब हम हैं, यानी दुनिया। क्या? दुनिया, यानी दुनिया अपने कह सकते हैं जैसे अब हम हैं, यानी अब हम हैं, इससे पहले भी कोई दुनिया रही होगी। अब हम हैं, इससे पहले भी कोई दुनिया रही होगी, इसका अर्थ ये होता है। यानी जैसे अपने ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक नदी थी सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। क्या बहुत से स्थल इस सिंधु नदी के किनारे मिले। ये सिंधु नदी के किनारे स्थल मिलने के कारण इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन ये नाम किसने दिया? तो दोस्तों ये नाम दिया जॉन मार्शल ने। ये स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले, बाद में अपने इस साइड में आए भारत में अपने, तो उत्तर में एक स्थल मिला मांडा। कौन सा? मांडा, जो जम्मू कश्मीर में एक मांडा स्थल मिला चिनाब नदी के किनारे। कहां पर है? चिनाब नदी के किनारे मिला। उसके बाद में अपने इस साइड में आए तो पूर्व में, अपने पूर्व में आए तो पूर्व में एक स्थल मिला पूरा। कौन सा? पूरा, यानी आलमगीरपुर एक स्थल मिला यूपी में एक स्थल मिला। उसके बाद में अपने इस साइड में आए तो दक्षिण में, अपने दक्षिण में आए तो दक्षिण देमाबाद एक स्थल मिला, जो था महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में एक स्थल मिला, देमाबाद महाराष्ट्र में। फिर इस साइड में अपने पश्चिम में आए तो सूत का गेंडोर एक स्थल मिला। कहां पर? बलूचिस्तान में। एक स्थल मिला, कहां पर है? बलूचिस्तान में, सूत का गेंडोर। तो फिर क्या, जॉन मार्शल से कहा कि मार्शल इधर आओ। मार्शल साहब बोले हाँ। क्या आप बोल रहे हो ये अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, नाम रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो मांडा स्थल है ये क्या सिंधु नदी के किनारे है? तो मार्शल साहब बोले नहीं। तो क्या ये जो पूरा आलमगीरपुर ये भी सिंधु नदी के किनारे है? नहीं है।
बेमाबाद महाराष्ट्र में सिंधु नदी के किनारे है? बोले नहीं है। तो ये क्या बलूचिस्तान में एक सत्तर मिला, ये भी सिंधु नदी के किनारे है? नहीं है। हनुमानगढ़ में जो कालीगंगा है वो क्या सिंधु नदी के किनारे है? नहीं है। तो फिर आपने ये क्या सोच समझ के ये नाम रखा? तो फिर मार्शल बोले तो क्या करना चाहिए? तो वो बोले कि अपने ऐसे करते हैं कि अपने सबसे पहले अपने जो प्रवेश द्वार है वो अपने प्रवेश कहाँ से किया था? तो बोले अपने प्रवेश तो जो हड़प्पा है सबसे पहले अपने हड़प्पा खोजा था। क्या खोजा था? सबसे पहले अपने हड़प्पा खोजा था। तो क्या अपने सबसे पहले हड़प्पा खोजा था 1921 में, तो अपने ये प्रवेश द्वार है तो अपने क्या इसका नाम रख देते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों इसका एक दूसरा नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। तो इसको दो नामों से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता को चाहे हड़प्पा सभ्यता को। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये नाम ऐसे क्यों रखते थे। यानी ये कोई जैसे अपने माता की मूर्ति मिली है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या मातृ सत्तात्मक समाज था। वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक है वो वेद से मिलकर बना है, 4 वेद होते हैं वो सब आप सब जानते हो। तो क्या वो पितृ सत्तात्मक, यानी वो सिर्फ अनुमान लगाते थे, वो अनुमान के आधार पर करते थे भी शायद ऐसा हुआ होगा। जैसे मान लो हम लोग डब गए, मान लो दबे 5000, 10,000, 20,000 सालों बाद में खुदाई शुरू की, हम मिलना शुरू हो गए, हम मिले, तो वो क्या नाम देंगे? मान लो किसी की जेब से मोबाइल निकला है तो वो नाम दे देंगे मोबाइल युगीन सभ्यता। इसके आधार पर वो अनुमान लगाते थे। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता उस टाइम क्या है, बहुत सी माताओं की मूर्तियां मिली थी। तो माताओं की मूर्तियां मिलने के कारण है उन्होंने क्या है जो समाज है वो मातृ सत्तात्मक था। अब क्या है भी अब ये अपने वैदिक सभ्यता की बात करें तो पितृ सत्तात्मक समाज है। यानी अब अपने हर गांव में जाते हैं तो माता की तो 1-2 मंदिर मिलेंगे हर गांव में, लेकिन देवता के अपने देखे हर गांव में बहुत से मंदिर मिलेंगे, रामदेव जी, गोगा जी, हरबूत जी, गुसाई जी, यानी हर गांव में मंदिर है। तो क्या अब अपने आगे बात करें तो क्या भी लिपि की बात करें अपने तो भाव चित्रात्मक लिपि की, कौन सी? भाव चित्रात्मक लिपि की, भाव चित्रात्मक लिपि की। यानी जो सिंधु घाटी में जो लिपि लिखी जाती थी वो दाएं से बाईं और बाईं से दाईं ओर ऐसे लिखी जाती थी। ऐसे लिपि लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाईं और बाईं से दाईं ओर। अब देखो ये ऐसे, यानी ये क्या बन गया? सांप यानी सर्प। तो इसको अपने भाव चित्रात्मक लिपि और सर्पिलाकार लिपि भी कह सकते हैं, यानी सर्प के समान होने का इसके एक और सर्पिलाकार। सर्पिलाकार तो अपने कह सकते हैं। अब आगे अपने देखें तो पहले क्या है 1826 में
पहले क्या है, 1826 में एक टीले की खोज हुई। 1826 में एक टीले की खोज हुई, तो उसकी ओर कोई किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में ध्यान नहीं दिया गया, तो बाद में क्या, 1856 में क्या है, एक जॉन बर्टन, दूसरा विलियम बर्टन, इन्होंने क्या एक काम किया, क्या जो हड़प्पा की खुदाई में जो ईंटें निकली, उन ईंटों को काम में लिया, तो जॉन बर्टन, विलियम बर्टन ने लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का काम किया, लाहौर से कराची तक। उसके बाद में लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसके बाद में लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, तो लोगों ने सबसे पहले जो सतल खोजा वो था हड़प्पा। तो अपने सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा सतल। अब देखो हड़प्पा की खोज 1921 में की। किसने? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। क्या है, बहुत से सतल है ना, विभाजन के बाद में पाकिस्तान में चले गए थे। तो वर्तमान में हड़प्पा क्या पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन पहले हड़प्पा वो मोंटगोमरी जिले में था पहले, लेकिन वर्तमान में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं किनारे। ध्यान रखना, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। पहले मोंटगोमरी जिला, वर्तमान में साहिवाल जिला, रावी नदी के किनारे। उसके बाद में अपने हड़प्पा से बात करें भी हड़प्पा से और क्या क्या मिला है, तो हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे आरबी 37 नाम दिया गया। ये क्या कब्रिस्तान मिला, कहां से? हड़प्पा से। एक टीला मिला पूर्वी और पश्चिमी टीला मिला, जिसे नगर टीला, दुर्ग टीला कहते हैं, जिसे माउंट एबी नाम दिया गया। एक कब्रिस्तान मिला जिसे R37 नाम दिया गया है। एक पूर्वी पश्चिमी टीला मिला है जिसे माउंट एबी नाम दिया गया है। उसके बाद में अपनी बात करें हड़प्पा में और क्या क्या मिले हैं। उसके बाद में अपने हड़प्पा की बात करें तो गेहूं प्लस जौ के दाने मिले हैं। गेहूं जौ के दाने वो भी हड़प्पा से मिले हैं। इसके अलावा अपने हड़प्पा की बात करें भी हड़प्पा से और क्या मिला, तो हड़प्पा एक तो जो मुहरे हैं, वो तो मुहरे तो मिली है अपने मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। लेकिन अभिलेख युक्त मोहरे की बात करें तो वो हड़प्पा से मिली है। कौन सी? अभिलेख युक्त मोहरे की बात आए तो हड़प्पा से मिली है, लेकिन जो मोहरे सिद्धि मोहरे की बात करें वो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से। लेकिन अभिलेख युक्त की बात करें तो हड़प्पा से मिली है। इसके बाद में पित्तल की इक्का गाड़ी मिली है। तो ये जो सतल है वो क्या हड़प्पा से मिली है।
अब अपने बात करें हड़प्पा के बाद में एक सतर दूसरा मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यानी जैसे कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। किसका? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यानी कि मरेड़ा टीलो, यानी कोई मर गया है, यानी कि कोई मर गया। मृतकों का टीला यानी कोई मर गया है। क्या कारण बोलते नहीं को फलाना मर गयो तो के कारण के सांस को नहीं आया उसे, पर कोई तो कारण हो, कोई तो रोग जनित तो मरे हो। तो मान लो अपने क्या मलेरिया से मर गया। किसे? मलेरिया रोग से मर गया। तो मलेरिया के साक्ष्य मिले कहां से? मोहनजोदड़ो से। याद रखना किस कारण मरा? मलेरिया से। तो मलेरिया के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला। अब देखो मरने के बाद में कपड़े में लपेट कर जाते हैं। कौन से? सूती कपड़े में। कौन से? सूती कपड़े में लपेट कर ले जाते हैं। तो सूती कपड़े के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिला। अब आगे देखो अपने शमशान घाट में लेकर जाएंगे तो एक सीढ़ी में लेकर जाएंगे। तो क्या ये सीढ़ी है, इसमें क्या दो आगे लगे दो पीछे लगे, ये कितना हो गया? 22। यानी इसकी खोज है वो हुई 1922 में। अब एक अच्छे रास्ते से लेकर गए और ले जाकर शमशान घाट में क्या बार दिया, यानी जला दिया। तो जलने के बाद में क्या बचती है? राख की बचती है। तो राख से हो जाएगा। इसकी खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। राख से राखालदास बनर्जी ने। इसकी खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने 1922 में। अब अपने संस्कार करके आते हैं अंतिम, तो घर आकर क्या करते हैं? स्नान करते हैं। क्या करते हैं? स्नान। तो विशाल स्नानागार भी यहीं से मिला है। विशाल स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से। एक बात ध्यान रखना, जो 6 की 2 पंक्तियों की 12 कक्षों वाला एक अन्नागार हड़प्पा से मिला है, वो ध्यान रखना। यानी ये 6 की 2 पंक्तियों वाला 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिला है, वो अन्नागार तो हड़प्पा से मिला है। लेकिन विशाल अन्नागार है ना, वो मिला है मोहनजोदड़ो से। ये ध्यान रखना। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से महाविद्यालय भवन मिला है। महाविद्यालय भवन मिला है। इसके अलावा महाविद्यालय भवन मिला है। एक कांस्य की नृत्य रत्नारी की मूर्ति मिली है। कांस्य की नृत्य रत्नारी की मूर्ति भी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नर्तकी की मूर्ति मिली है वो हड़प्पा से मिली है। यानी 2 पाषाण काल है, एक तो लाल रंग है और एक काले रंग की। लाल रंग की मानव की मूर्ति, काले रंग की नर्तकी की मूर्ति वो कहां से मिली है? वो हड़प्पा से मिली है, ध्यान रखना। लेकिन कांस्य की नृत्य रत्नारी की मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा एक शिव की मूर्ति मिली है। शिव जी की मूर्ति मिली है कहां से? मोहनजोदड़ो से। शिव जी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। और कांस्य की नृत्य रत्नारी की भी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। ये बात ध्यान में रखना।
एक इसके बाद में अपने बात करें योगी की मूर्ति मिली है। किसकी? योगी की। यानी वो अनुमान कैसे लगाते थे? जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता में कोई गाड़ी मिली है तो वो अनुमान लगाते थे शायद ही उस टाइम के लोग क्या दाढ़ी रखते होंगे। एक बाबा की मूर्ति मिली है तो वो रखते, जैसे अपने यहाँ रामदेव बाबा है तो वो सोचते होंगे कि उस टाइम क्या रामदेव बाबा होगा, तो वो क्या कोई मूर्तियां मिलती थी उसके आधार पर अनुमान लगाते थे। तो क्या ये कि योगी की भी मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और उसके बाद में घोड़े के दांत मिले, ये बात ध्यान रखना, घोड़े के दांत भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। सिर्फ सुरकोटड़ा से घोड़े की कुछ अस्थियां जरूर मिली है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन वैदिक सभ्यता में आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। यह प्रश्न बहुत बार है, ध्यान रखना। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। सुरकोटड़ा से कुछ घोड़े की अस्थियां जरूर मिली है, लेकिन घोड़े के दांत कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से एक बार मैं फिर आपको रिपीट करवा देता हूं। यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, सूती कपड़ा के साक्ष्य मिले हैं। खोज 1922 में की किसने? रखालदास बनर्जी ने। उसके बाद घोड़े के दांत मिले यहाँ से, एक योगी की मूर्ति मिली है, एक अपने नर्तकी की कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो ये था अपना मोहनजोदड़ो। तो आज अपने पढ़ा एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। बाकी अपने आगे है जो सनोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, अपने इसकी बात अपने कल करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। थैंक यू। राम राम।